So today we are going to start with level 2 questions of AC circuit. Level 2 मतलब previously asked questions in NEET exam. तो question number 2, क्योंकि as I told you जो questions हमारे already हो गए हैं या फिर they are not important वो मैं लेने नहीं वाला हूँ. Question number 2, in an AC circuit V and I are given by, तो आपको V का इक्वेशन दिया है, आपको I का इक्वेशन दिया है. The power dissipated in the circuit is, तो power dissipated in the circuit ये जो टॉपिक है for this year it was not there for your state board syllabus. तो power dissipated in the circuit ये स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इस साल नहीं था, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. पावर डिसिपेटेड P is VRMS IRMS into cos of phi. ये जो cos phi होता है इसको बोलते हो पावर फैक्टर. तो याद रखना दिस cos phi इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर. और ये पावर फैक्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड नो. अब ये cos phi फाइंड कैसे करेंगे? cos phi फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है. अगर आपको याद होगा हमने कल लिया था एक इम्पेडेंस ट्रायंगल. तो इम्पेडेंस ट्रायंगल अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज इम्पेडेंस ट्रायंगल, ये था R, ये था इम्पेडेंस, इम्पेडेंस है ना ये रिएक्टेंस, राइट. तो यू हैव वन साइड ऑफ दिस ट्रायंगल एज रेजिस्टेंस. क्यों रेजिस्टेंस? क्योंकि मैंने बताया था आपको, चलो मैं वापस बता देता हूँ आपको. मुझे याद होना चाहिए कि एसी सर्किट्स इस चैप्टर में इन टोटल हमारे पास 3 सर्किट है. एक्चुअली 4 है, एक्चुअली 5 है, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 है. नंबर 1 एक है जब आप एसी के साथ एक प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, तो यू कनेक्ट अ प्योर रेजिस्टर हियर, एसी सिग्नल. आपको याद होना चाहिए इस केस में नो लीड नो लैग, मतलब करंट और ईएमएफ दोनों इन फेज है, नो लीड नो लैग. तो करंट एंड ईएमएफ, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, दे आर इन फेज. मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, तो इंडक्टर लगाते हो तो कौन लीड करता है? ईएमएफ. कौन लैग करता है? करंट. अगर रेजिस्टेंस हटा के कैपेसिटर लगा दिया तो उल्टा. कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट. कौन लैग करता है? ईएमएफ. तो ये पता होना चाहिए. तो हमने केस लिया था, इन दिस केस इफ यू रिमेंबर, याद होना चाहिए अभी, इस केस में हमारे पास था यहाँ पे रिएक्टेंस. और अगर आपको याद होगा तो हमने लिया था केस ऑफ ऐसा एक सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर. तो ये होता है EL. EL मतलब ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर. आपको पता होना चाहिए EL इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ XL और ER इज I टाइम्स ऑफ R, IR रेजिस्टेंस. इन दोनों का रिजल्टेंट किसका? EL का और ER का. ये क्या आता है? ये आता है E मतलब रिजल्टेंट EMF इन द सर्किट. और आपको ये भी पता है कि इस वेक्टर को आप शिफ्ट करके, यहाँ पर रख सकते हो. तो ये जो साइड है, ये साइड क्या था? IXL. ये साइड क्या था? IR. ये साइड क्या था? IZ. तो अगर आपने I और I छोड़ दिया तो आपको मिलेगा यहाँ पे Z, नीचे मिलेगा आपको R और यहाँ मिलेगा आपको XL. तो ये जो ट्राइंगल बनता है इसको बोलते हैं इम्पेडेंस ट्राइंगल. तो इम्पेडेंस ट्राइंगल पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो इम्पेडेंस ट्राइंगल में अगेन यू शुड रिमेंबर ओवरऑल इस केस में कौन लीड कर रहा है? EMF. और कितने एंगल से कर रहा है? फाई. तो इसको बोलते हैं फेज एंगल या फिर फेज डिफरेंस फाई. तो जब आपको पावर निकालना हो, पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस. कॉस फाई कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज बाय डेफिनेशन कॉस? एडजेसेंट साइड व्हिच इज R, हाइपोटेन्यूज व्हिच इज Z. करेक्ट. तो आपको पावर पूछा था इस क्वेश्चन में,
तो पावर इज वी आर एम एस, लेकिन आपको याद है वी आर एम एस का मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू अपॉन √2 और आई आर एम एस का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2। कॉस ऑफ फाई क्या आ रहा है आपके पास, आर अपॉन जेड। तो व्हाट इज कॉस फाई, इट इज आर अपॉन जेड। तो ये याद रखना, दिस इज वेरी बेसिक, जस्ट अ मिनट। गुड। तो हमारे पास है वी आर एम एस विच इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन √2, आई आर एम एस विच इज पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2 और कॉस फाई इंपेडेंस ट्रायंगल से आ गया आर अपॉन जेड। देन हमारे पास इक्वेशन दिया है कुछ, इस इक्वेशन में V दिया है आपको 100 साइन ऑफ 100t, राइट, 100 साइन ऑफ 100t वोल्ट। तो कंपेयर करोगे आपको मिलेगा V max साइन ऑफ ओमेगा t। तो V max कितना आ गया 100, तो V max मिल गया 100। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए करंट का इक्वेशन I, इट इज I max साइन ऑफ ओमेगा t प्लस सम फेज डिफरेंस फाई। हमारे इस केस में हमको क्लियर कट यहाँ पे बताया है 100 तो यहाँ पे आ गया 100 साइन ऑफ 100t प्लस पाई बाय 3। गुड। व्हाट इज दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मतलब पीक वैल्यू, व्हाट इज दिस, फेज डिफरेंस पाई, करेक्ट। और क्या क्या दिया है, और एक चीज याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। मिली एम्पियर, ये गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि आई मैक्स अगर आपने डायरेक्टली सिर्फ 100 लिख दिया तो आंसर मिलेगा गलत, क्योंकि यहाँ पे आई मैक्स 100 है, साथ में क्या है मिली एम्पियर, तो ये क्या है मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 पावर -3 एम्पियर, मतलब कितना 10 पावर -1। गुड। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पावर इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। अभी कॉस ऑफ फाई फाइंड करने के दो तरीके, एक तो r बाई जेड, राइट, दूसरा एंगल पता ही लग गया ना, व्हाट इज एंगल π/3, व्हाट इज कॉस π/3 1/2, कॉस ऑफ 60 इज 1/2, तो ये क्या आएगा 1/2। ये वैल्यू कितनी है 100, ये वैल्यू कितनी है 10 पावर -1, तो 100 इंटू 10 पावर -1 कितना होता है 10 अपॉन √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 10 अपॉन 2 कितना होता है 5, और cos ऑफ 5 कितना था, तो 5/2 कितना 2.5। गुड। तो ये सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो बेसिक थिंग्स। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको शॉर्टकट वे में बता देता हूँ। तो शॉर्टकट वे इज, हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है v = 100 साइन ऑफ 100t। इमीडिएटली कंपेयर करके किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो v max साइन ऑफ ओमेगा t, यहां से आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा v max। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 100, कुछ बुक में इसको V0 बोला है, ठीक है एक ही बात है, VO या फिर V max इज द सेम थिंग, मिल गया। और करंट क्या दिया था, करंट दिया था 100 साइन ऑफ 100t प्लस π/3। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है I max साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, तो कंपेयर करने से क्या मिल गया आपको, और ये था मिली एम्पियर में, इसको भूलना मत, अगर मिली एम्पियर नहीं लिखा तो आंसर नहीं मिलने वाला है आपको। इफ यू कंपेयर यू गेट I max कितना 100 मिली एम्पियर, मतलब 100 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, मतलब ये आ जाएगा 10 पावर -1 एम्पियर, और एंगल कितना आएगा π/3। पावर कितना होता है VRMS इंटू IRMS, तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। और मैं वापस बता रहा हूँ, इस कॉस फाई को क्या बोलते हो, पावर फैक्टर। तो कॉस फाई इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। VRMS मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन √2, IRMS मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2, और कॉस ऑफ फाई तो कॉस ऑफ फाई है, वो हमको एंगल पता है। देन अभी आपके पास सारे के सारे वैल्यूज है, तो V max इज 100,
I max is 10 power minus 2, root 2 into root 2 is 2, cos of 5 मतलब cos of 5/3, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 2, ये आ गया हाफ, तो ये आ गया आपका 5/2 मतलब 2.5 watt. So this is how you are supposed to solve this question, and the answer to this question is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, इट इज अगेन रिलेटेड टू द सेम टाइप, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं करनी है आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है पावर डिसिपेटेड इन एन एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई इज। पावर डिसिपेटेड मतलब वापस से वही इक्वेशन आ गया। पावर डिसिपेटेड मैंने अभी बताया था आपको, पावर P इज नथिंग बट VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ 5। यहाँ पे VRMS को आप बोल रहे हो ERMS, क्योंकि इन्होंने डिनोट करने के लिए V की जगह पे क्या यूज किया है, E, राइट। तो यू विल बी राइटिंग डाउन हियर ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ 5। देन एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको बताया ERMS मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसका, EMF का। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन दिस केस कहीं पे भी नीचे 2 नहीं है, राइट। और मैंने आपको बताया था एक बार, 2 बार, 3 बार, बहुत बार कि EMF E बोला है मतलब ये RMS वैल्यू ही दिया होता है डायरेक्टली। अगर बोला है घर को पावर सप्लाई मिल रहा है 220 वोल्ट, व्हाट इज 220 वोल्ट, RMS वैल्यू। तो EMF कितना है E, तो ये क्या है, RMS वैल्यू। तो दिस इज RMS वैल्यू itself. देन इफ यू रिमेंबर, और एक चीज याद होनी चाहिए आपको, दैट इज ओहम्स लॉ। तो E इक्वल टू I Z, राइट। E इक्वल टू IR, ये होता है डीसी सर्किट में जहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस और डीसी करंट है। लेकिन एसी सर्किट में क्या होता है, इम्पेडेंस। इम्पेडेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। किसने ऑफर किया, ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे आप लिखते हो E इक्वल टू IZ, E की जगह पे लिखते हो ERMS, I की जगह पे लिखते हो IRMS और इनटू Z। तो ये याद रखना, दिस इज इक्वल टू ERMS is equal to IRMS into Z। तो IRMS क्या होगा, ये होगा ERMS by Z, लेकिन ERMS को क्या बोला है हमने, E, तो E by Z। सिंस तो मैं I की जगह पे क्या लिखूंगा, E by Z, करेक्ट। अब जो मैंने आपको इम्पिडेंस ट्रायंगल बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये है रेजिस्टेंस, ये है रिएक्टेंस और ये है इम्पिडेंस। तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इम्पिडेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड इम्पिडेंस। एलसीआर सर्किट है तो यू शुड नो, एलसीआर सर्किट में हमेशा याद रखो, ये जो सामने वाला फेस होता है ना, एंगल के सामने वाला, अपोजिट टू दैट, इट इज ऑलवेज XL माइनस XC। अब ऐसा क्यों, वो भी समझ लो। देखो, अगर हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस है, ऑफ कोर्स हमने AC कनेक्ट किया है, और हमारे पास एक इंडक्टर है, हमने इसको AC कनेक्ट किया है, हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हमने AC कनेक्ट किया है। तीनों केसेस में हम करंट को हमेशा X एक्सिस पर रखते हैं, ऑलवेज। पहले केस में करंट और EMF में कोई लीड कोई लैग नहीं है, दूसरे केस में EMF लीड कर रहा है, तीसरे केस में EMF लैग कर रहा है। अगर मैंने तीनों केसेस को मर्ज कर दिया मतलब मैंने एक ऐसा सर्किट बना दिया जिसमें मैंने L, C और R तीनों लगा दिए और इन तीनों कनेक्ट कर दिया AC। तो अब क्या होगा, अब ER, ये याद रखना, मैं इसलिए डायग्राम में पहले बता रहा हूँ, ये ER है, ये EL है, ये EC है। अब अगर आपने तीनों साथ में लगा दिए तो ER तो हमेशा X एक्सिस पे होगा, EL यहाँ होगा,
EC, EC कहाँ होगा, नीचे, राइट। अब डिपेंड करेगा कि EL और EC की वैल्यूज क्या क्या है। अगर आपके पास EL ये ग्रेटर देन EC है, EL ग्रेटर देन EC मतलब EL ग्रेटर देन EC का मतलब IXL, क्योंकि ओम्स लॉ बताता है E इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो, रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इज ग्रेटर देन I इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैंसिल एंड कैंसिल, राइट। लॉजिकली स्पीकिंग EL ग्रेटर देन अगर EC है तो XL ग्रेटर देन XC है। 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर इन विच यू हैव स्टडीड वेक्टर्स। अगर आपके पास दो वेक्टर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक टूवर्ड्स x पॉजिटिव x, एक टूवर्ड्स नेगेटिव x, या फिर एक टूवर्ड्स पॉजिटिव y, एक टूवर्ड्स नेगेटिव y, तो दोनों का होता है सबट्रैक्शन। और रिजल्टेंट जो मिलेगा, दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद जो मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होता है, जो वेक्टर बड़ा हो। यहाँ पे वेक्टर बड़ा कौन सा है, EL, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे EL माइनस EC। वेरी गुड, EL माइनस EC, राइट। अब बाकी सब भूल जाओ, एक काम करते हैं, नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये जो EL माइनस EC है ना, राइट, तो व्हाट यू कैन डू इन दिस केस इज, अभी इसको डायग्राम को ही बोल दो, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू अस एनी मोर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेल बाय द वे, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, जिसको पता होगा, पता होना चाहिए एट दिस स्टेज, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। एंड रिमेंबर, दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कर लिया, रिजल्टेंट मिल गया, तो इंडिविजुअल वेक्टर्स का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो EL माइनस EC है इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन, और यहाँ पे था ER। इन दोनों का रिजल्टेंट, कहाँ जाएगा, अलोंग द डायगोनल, और ये रिजल्टेंट क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्टेंट EMF E। ये रिजल्टेंट EMF E है, और ये वेक्टर है, इसको तो हम शिफ्ट कर ही सकते थे, इसको हम यहाँ पे ला ही सकते हैं। दिस साइड इज ER, दिस साइड इज EL माइनस EC। फिर मैंने बताया था E इज IZ, EL माइनस EC इज IXL माइनस XC, और ये आ गया I इंटू R। तो अगर सब में से I हटा दिया आपने, इफ यू रिमूव I, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पे क्या आएगा, Z मतलब इम्पेडेंस, यहाँ पे क्या आएगा XL माइनस XC, यहाँ पे क्या आएगा R, ये क्या है फाई। यहां तक अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। व्हाट इज cos phi? What is cos phi by definition? Adjacent side upon hypotenuse. So adjacent side upon hypotenuse. What is adjacent side? R. What is hypotenuse? Z. Right? Then good. तो impedance triangle हमेशा पता होना चाहिए। Then इसके बाद हमें फाइंड करना था पावर डिसिपेटेड। हमारे पास बन गया इक्वेशन, गुड। तो हमें मिल गया पावर डिसिपेटेड P इक्वल टू E स्क्वायर, E इंटू ई स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर इंटू R। बट इफ यू रिमेंबर, impedance Z is under root of R square plus XL minus XC का स्क्वायर, राइट। तो Z स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL कितना है, ओमेगा L है, XC कितना है, 1 अपॉन ओमेगा C है, राइट, और इसका भी स्क्वायर, करेक्ट। तो Z स्क्वायर की जगह पे डाल दो ये, तो क्या मिलेगा, पावर इक्वल टू E स्क्वायर R अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर। तो ऐसा मिलना चाहिए, लुक एट द ऑप्शन। तो E स्क्वायर R अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर, ऐसा कुछ है तो ठीक। E स्क्वायर बाय R, यस, अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर इम्पेडेंस ट्रायंगल। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन बता देता हूँ, करेक्शन मतलब स्पेशल केस। फिर हम बार बार इम्पेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये जो इम्पेडेंस ट्रायंगल था, यू नो दिस इज इम्पेडेंस ट्रायंगल। अगर ऐसा एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टर है, रजिस्टर एंड इंडक्टर कॉइल, तो उस केस में ये सामने वाला साइड बन जाएगा एक्सेल। अगर ऐसा है कि सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, तो ये सामने वाला फेस बन जाएगा ओनली एक्स सी। तो ऐसा उसको याद रखते हैं। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। गुड। और अगर कुछ बोला ही नहीं है, आपको बताया ही नहीं, आपको बोल दिया रिएक्टेंस, यू डोंट नो कि वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो सिर्फ लिख देना एक्स। राइट, तो पता नहीं है तो पता नहीं है, बट एक्स सामने आता है, एंगल को सामने अपोजिट फेस आता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अगला क्वेश्चन, 2016 नीट। अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज v ऑफ t, मतलब वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? v0 sin ओमेगा t is applied across an ideal capacitor. Current I lags voltage by 90 degree. Over a full cycle, the capacitor C does not consume any energy from the voltage source. Current I is in phase with voltage. Current I leads voltage by 180 degree. सबसे पहले कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में कौन लीड करता है? करंट। कौन लैग करता है? ईएमएफ। तो करंट ऑलवेज लीड्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, इन फेज भी होता नहीं है। करंट लीड करता है लेकिन कितने से? 90 डिग्री से, तो ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा? बी। ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो, डन। लेकिन बुक्स का मेथड अगर आपको देखना है तो वो भी कर सकते हो। what is power? Power is, as I told you, vrms into irms into cos of phi। बट आपने ही बताया कि करंट लीड करता है। कितने से लीड करता है? 90। व्हाट इज cos 90? 0, खत्म। तो पावर इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 90, मतलब देर इज नो पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन नहीं मतलब एनर्जी कंजम्पशन नहीं, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज 0। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is again related to power consumption। तो you can see and you can guess, नीट में इस चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर सब पता होना चाहिए, ये भी जोक है, दिस इज जोक। एसी सर्किट है, एसी सर्किट है, उसमें बोला है ईएमएफ ई है, करंट आई है, और ईएमएफ ई इज गिवन बाय ए जीरो साइन ओमेगा टी, आई इज गिवन बाय आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस मतलब करंट इज लैगिंग, अगर यहाँ पे प्लस होता तो करंट इज लीडिंग, राइट। तो माइनस मतलब करंट इज लैगिंग। करंट कौन से सर्किट में लैग होता है? इंडक्टिव। तो सर्किट कौन सा होगा? इंडक्टिव। वैसे पूछा नहीं है लेकिन ठीक है। एवरेज पावर, एवरेज पावर, सिंपल सिंपल, पावर का फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाइव, कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। वी आर एम एस, वी आर एम एस मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन रूट टू। तो आर एम एस वैल्यू हमेशा क्या होता है? पीक वैल्यू अपॉन रूट टू। तो यहाँ पे पीक वैल्यू कितना दिया है इक्वेशन में? E0। तो ये आ जाएगा E0 बाय रूट टू। आई आर एम एस कितना होता है? पीक वैल्यू बाय रूट टू। व्हाट इज पीक वैल्यू? I0, I0 बाय रूट टू कॉस ऑफ फाइव। तो रूट टू और रूट टू cos of 5, what is root 2 into root 2? 2। तो E0 I0 by root 2 cos of 5। हाँ हाँ, रूट टू हो गया, तो रूट टू हटा दो, तो रूट टू हटा दो, ये आ गया 2। तो E0 I0 by 2 cos 5, ऑप्शन नंबर डन।
अगला क्वेश्चन 2016 again. A 100 ohm resistance and a capacitor of 100 ohm reactance are connected in series with 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, the peak value of displacement current is. तो peak value of current पूछा है, तो how do you find out peak value of current? Peak value यह याद रखना, आपको याद होगा IRMS is V equal to IR, तो I equal to V by R, तो I equal to V by R, R को यहाँ पे बोलते हैं Z, तो IRMS is VRMS by Z। हमें क्या फाइंड करना है, हमें RMS फाइंड करना है क्या, नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। ओके, तो याद रखना पीक वैल्यू, IRMS मतलब पीक वैल्यू बाय √2, तो IRMS is peak value by √2, तो पीक वैल्यू बाय √2 इक्वल टू VRMS बाय Z। तो अब ऐसा है, यहां से मिलेगा आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब Imax आपको मिल जाएगा VRMS इंटू √2 अपॉन Z। करेक्ट, हमें R भी दिया है, हमें C दिया है, L है क्या इसमें, नहीं, तो Z क्या आएगा, Z आएगा √R² प्लस XC का स्क्वायर, क्योंकि देयर इज नो L। what is R, 100, what is XC, 100, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर 2 इंटू 100 का स्क्वायर, मतलब कितना 100√2, ये क्या मिल गया आपको, Z की वैल्यू। Therefore हमें क्या फाइंड करना था, पीक वैल्यू Imax क्या था, VRMS √2 by Z, VRMS √2 by Z, VRMS कितना है 220, मैंने पहले ही बताया आपको, ऐसा बोला है ना कि 220 वोल्ट का सोर्स, तो दिस वैल्यू इज RMS, तो 220√2 और Z कितना आया 100√2 कैंसल, व्हाट इज 22 by 10, 2.2, तो 2.2 एम्पियर इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर बी। Question, in an AC circuit, आपके पास एक AC सर्किट है, the reactance of a coil is √3 times its resistance। तो जैसे मैंने बताया था आपको, बहुत बार आपको बताएंगे नहीं कौन सा रिएक्टेंस बताया है, कैपेसिटिव इंडक्टिव, नो, तो रिएक्टेंस इज रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस मतलब X कितना है, √3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस है R है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज across the coil to the current through the coil will be joke क्यों, because impedance triangle, if you remember in case of impedance triangle, if you remember, ये क्या था R, ये क्या था X, ये क्या था Z, ये क्या था phi, what is cos phi, what is cos phi, R by Z, लेकिन आपको Z पता है, नहीं पता है, तो Z फाइंड करना पड़ेगा। Z कैसे फाइंड करते हो, √R² प्लस X², राइट, तो टाइम पास होगा उसमें, आंसर तो वही आएगा, मैं करके बताता हूँ, लेकिन ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू सेव योर टाइम। अगर आपने बोल दिया R/Z, गुड, इफ यू से R/Z दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन Z क्या लिखोगे, X² प्लस R², इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको बोलोगे cos ऑफ phi इक्वल टू, ऊपर था R, नीचे था X का स्क्वायर मतलब 3R² मतलब 3R² प्लस R² का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा आपका R/4R² मतलब 2R, कैंसिल एंड कैंसिल, मतलब cos phi की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, मतलब एंगल कितना आ गया, pi/3, ऑप्शन नंबर ए। ये मेथड 1 लेंदी, मेथड 2,
मेथड 2 इज प्रीटी सिंपल, जो पता है वो यूज करना है। क्या पता है? x, क्या पता है? r। साइन क्या होता है? हाँ, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कब से हो गया अपोजिट साइड अपॉन, फिर वापस से z आ गया इसमें, तो मतलब ये भी हमारा टाइम कंज्यूम करेगा, तो ये भी नहीं यूज करना। तो क्या यूज करना? tan। व्हाट इज tan 5? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज x? √3r अपॉन r। कैंसल एंड कैंसल। tan 5 की वैल्यू √3 कब आती है? तो अब ये इजी या फिर ये इजी, यू हैव टू डिसाइड एंड सॉल्व। तो जो भी आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2015। RC सर्किट, सीरीज RC सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस is connected to an alternating voltage source. Consider two situations. एक में कैपेसिटर इज एयर फील्ड, एक में कैपेसिटर इज माइका फील्ड। अभी जो माइका फील्ड होता है वो क्या होता है? माइका इज डाइलेक्ट्रिक। तो जब आप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, क्यों करते हो? तो इंक्रीज कैपेसिटी। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था। कैपेसिटर मतलब यू हैव टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। जिनको याद नहीं वो याद कर लो। कैपेसिटर का कैपेसिटी इज A epsilon 0 by D, where D is the distance between the plates, A is the area of plate। और आपको पता होना चाहिए कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, यही कर रहे हो। मोबाइल फोन में क्या होता है? बैटरी। बैटरी में क्या होता है? 2 प्लेट्स। अब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मिली एम्पियर आवर का बैटरी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा चार्ज उसने स्टोर करना चाहिए। चार्ज स्टोर करना मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, व्हिच इज गिवन बाय A epsilon 0 by D। अब प्रॉब्लम क्या है? हमको चाहिए होता है 10,000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी। अगर कैपेसिटी बढ़ाना है तो एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाना पड़ेगा। एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाना मतलब बेसिकली एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाने का मतलब ये होता है, इसको आप, इस प्लेट के साइज को आप एरिया को आप बढ़ाते जाओ, राइट। बढ़ाओगे तो पॉकेट में मोबाइल आएगा नहीं, बैग लेके घूमना पड़ेगा, राइट। दूसरा दूसरा केस, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी है कि डिस्टेंस को कम करते जाओ। इसका भी लिमिटेशन है। दो एकदम डिस्टेंस कम कर दिया तो दोनों ज्वाइंट हो गए, दोनों ज्वाइंट हो गए तो 2 कैपेसिटर बन गए सिंगल प्लेट। तो 2 plates of the capacitor become single, गया सब खत्म, राइट। शॉर्ट हो जाता है वो, तो यू कैन नॉट डू दिस। तो अब क्या करेंगे? तो आपको याद होगा जब आपने 2 प्लेट्स में सिर्फ एयर रखा है उसको डिनोट करते हो CO। कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हमको कैपेसिटी बढ़ाना है तो दोनों ही ऑप्शन नहीं है, एरिया नहीं बढ़ा सकते, डिस्टेंस नहीं कम कर सकते, फिर इन दोनों के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, और ये डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटी हो जाता है K into C0। मतलब इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस द कैपेसिटी। तो माइका, पेपर, ये सारे के सारे होते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो ये याद रखना, अगर ये पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्या था? एक RC सर्किट था, राइट। हमने 2 सिचुएशन लेने हैं, सिचुएशन नंबर A एंड सिचुएशन नंबर B। एक में एयर है कैपेसिटर के प्लेट्स में और एक में माइका है। करंट थ्रू रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज V। तो रिलेशन कौन सा ट्रू है? पहले केस में वोल्टेज ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंड केस।
पहले केस में करंट ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकंड केस, पहले और दूसरे केस का वोल्टेज सेम होगा, पहले केस में वोल्टेज कम होगा, दूसरे केस में वोल्टेज ज्यादा होगा, ऐसा आपको पूछा है। तो हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ डू यू सॉल्व दिस, कैसे करेंगे? वोल्टेज 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 वोल्टेज, तो पहले ऑप्शन देख लो, तीन जगह पे वोल्टेज, तीन ऑप्शन में वोल्टेज है, तो सबसे पहले वोल्टेज फाइंड करो। वोल्टेज कैसे फाइंड करते हो? व्हाट इज वोल्टेज? ओम्स लॉ, I Z, right, good, I Z, I Z, आगे what is Z? हाँ, ओके, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, गुड। आई हम देखते हैं बाद में, आई का हम देखेंगे। तो आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी वोल स्क्वायर, तो ये आएगा आई अंडर रूट ऑफ आर प्लस 1 ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ सी का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा वोल्टेज भी इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर भूलना मत, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है दोनों केस में, स्क्वायर एंड स्क्वायर। देन वहां पे क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर। देन how can you write down I? What is I? What is I? सिर्फ I का इक्वेशन मिल गया तो हो गया ना सॉल्व। What is I? I is V by Z. V by Z होता है ना। What is I? V by Z. तो ये पता होना चाहिए कि I is nothing but V by Z. तो मैं यहाँ पे V by Z लिख दूंगा। Right. Correct. Then है ना, मतलब पहले भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब वापस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इज इज करेक्ट? हमने क्या लिखा? v इक्वल टू आई जेड, जेड के लिए क्या लिखा? यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसा नहीं करना है, तो याद रखो कि वेयर यू कैन मेक सम मिस्टेक्स इज नंबर वन, ये लिखते वक्त क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। करंट थ्रू रजिस्टर इज आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब वोल्टेज किसके अक्रॉस देख रहे हो? कैपेसिटर। तो एक चीज याद रखो, गड़बड़ एग्जाम में करने की जगह पे यहाँ पे कर लो, लेकिन यू हैव टू लर्न व्हाई वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अक्रॉस कैपेसिटर मतलब जेड की जगह पे क्या लिखोगे? एक्सी। वेरी गुड, मतलब आपको क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे क्या लेना है? एक्सी। वेरी गुड। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इश्यूज विद दिस नाउ। तो अब व्हाट इज एक्सी? 1 ओमेगा सी। व्हाट इज आई? अब बोल सकते हो V by Z, क्योंकि I is a total current in the circuit. Total current in the circuit is always V upon total resistance, right? मैं तुमको वापस बता देता हूँ, अगर आपने 1 2 3 4 5 10 15 जितने भी रेजिस्टेंस लिए इन सीरीज लिए, तो सब में से करंट कितना होता है? सेम, I तो टोटल करंट सर्किट में कितना? I। अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, क्या लिखूंगा मैं? I into R1। करेक्ट। हमें क्या पूछा है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तो मैंने क्या लिखा? V अक्रॉस कैपेसिटर। लेकिन इसको क्या बोला है? इसको बोला है उन्होंने V, तो V इज I इंटू व्हाट? जैसे यहाँ पे क्या लिखा? इंटू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या बोला है? अक्रॉस कैपेसिटेंस। अक्रॉस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कितना होता है? XC। वेरी गुड। लेकिन I फाइंड करना है। I तो सब में से सेम है ना, हमारे पास सीरीज में, हमारे पास सर्किट में कौन कौन है? रेजिस्टेंस है और क्या है? कैपेसिटर। वो क्या है? सीरीज में तो सब में कितना होता है? सेम होता है। और अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है, उसमें आपको किरचॉफ्स लूप लॉ याद है, तो ये पता होगा कि टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल
रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे इम्पेडेंस एक्स सी, बट एक्स सी क्या था 1/ओमेगा सी। गुड 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 गुड। देन अब z तो पता ही है ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर 1/ओमेगा सी। गुड राइट। देन व्हाट डू यू सी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यहीं पे हो गया एक्चुअली। फिर भी आपको सिंप्लीफाई करना तो करो, लेकिन क्वेश्चन इज सॉल्व। कैसे? वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। डन। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। कैपेसिटेंस बढ़ना मतलब वोल्टेज का कम होना। कौन से केस में कैपेसिटेंस बढ़ेगा? नहीं, ए कैसे? बी। रिमेंबर इक्वेशंस। दिस इज C0 which is A into epsilon 0 by D. Remember this, in this case it is K times of A epsilon 0 D. K for mica, dielectric constant for mica is greater than 1. तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ग्रेटर देन C0 आएगा। तो अदरवाइज डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट क्यों करोगे? डाइलेक्ट्रिक यू इंसर्ट टू इंक्रीज कैपेसिटी। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कौन से केस में ज्यादा है? माइका। तो वोल्टेज कौन से केस में कम होगा? माइका के केस में, राइट। मतलब वी बी, क्योंकि बी केस कौन सा था? माइका, राइट। यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन की लेस देन, ग्रेटर देन की लेस देन, अरे सी ज्यादा तो वी कम, लेस देन वी बी इज लेस देन वी ए। कहां पे है? ए ऑप्शन। डन, खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a coil has resistance 30 ohm, inductive reactance कितना? इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम एट 50 हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम है, कितने फ्रीक्वेंसी पे? 50 पे। इफ एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज is connected across the coil, coil सेम है, सोर्स चेंज कर दिया। पहले सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना था? 50, दूसरे का कितना है? 100। द करंट इन द कॉइल विल बी, तो अब इस कॉइल में करंट कितना होगा? तो सबसे पहले पहला जो केस है, फर्स्ट केस, a coil has resistance 30 and inductive reactance 20 at 50 hertz. So what is inductive reactance? XL equal to omega L. What is omega? 2 pi F, frequency into L, correct। यहां से आपको मिल जाएगा L। What is L? XL upon 2 pi F। Good। What is XL? What is XL? 20 upon 2 pi into frequency कितना है? 50, राइट। तो ये 1 जा n 10 जा कैंसिल एंड कैंसिल, तो 1/5 पाई। ये क्या मिल गया आपको? L। L किस में होता है? हेनरी। 1/5 पाई। अब ऐसा क्यों किया? अब आगे अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, इफ एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट and 100 hertz is connected across the coil, the current in the coil will be, current in the coil. So how do you find out current in the coil? V by Z. What is Z? Under root of R square plus XL square। कौन सा XL? नया XL। नया XL क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। पहले कितना था? 50, अब कितना है? 100। तो याद रखना कि यहाँ पे XL डैश आएगा। अब XL डैश कैसे फाइंड करोगे? तो XL डैश इज 2 pi F डैश इंटू L। अब प्रॉब्लम ये था कि मुझे 2 पाई तो 2 पाई है, F डैश भी पता है कितना है? 100 है। न्यू केस, सेकेंड केस, L पता था क्या? नहीं। इसलिए पहले क्या फाइंड किया?
एल, बिकॉज हमको अगर एक्सएल डैश चाहिए तो हमको एल चाहिए, जो पता नहीं वो फिर वो कहाँ से फाइंड किया, वो पहले केस से, पहला केस मतलब पहला स्टेटमेंट, वहां से मिल गया एल कितना 1/5 पाई, तो 1/5 पाई, 1/5 पाई, पाई और पाई कैंसल, 1 जा एंड 20 जा, हाउ मच इज दिस 40, करेक्ट। तो आई कितना आएगा, आएगा वी कितना है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर, आर कितना है, आर कितना है 30, व्हाट इज 30 का स्क्वायर 900, व्हाट इज 40 का स्क्वायर 1600, व्हाट इज 1600 प्लस 900 2500, व्हाट इज 2500 का रूट 50, राइट, 1 जा एंड 4 जा, तो करंट कितना आना चाहिए 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a resistor R draws power P when connected to an AC source. If an inductance is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be. तो दो केसेस है यहाँ पे भी, केस नंबर 1, इन केस नंबर 1 यू हैव ओनली रेजिस्टेंस, तो केस नंबर 1 में आपको क्लियरली मेंशन किया है रेजिस्टेंस आर, तो केस 1 हैज ओनली रेजिस्टेंस, so you know what is the power drawn from the circuit formula, power is I square R या फिर V स्क्वायर बाय R या फिर V इंटू आई, तो तीन फॉर्मूला होते हैं वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। तो पहले केस में पावर ड्रॉन, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका है आर का, राइट, तो क्या यूज करेंगे, व्हाट यू विल राइट हियर, व्हाट यू विल राइट हियर, सिंपल V इंटू आई, डन, राइट, इंफॉर्मेशन किसका था आर का था, हमने क्या लिखा V इंटू आई, क्यों लिखा, बिकॉज आपको याद होना चाहिए पावर इज वी आई कॉस फाइव, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाइव, लेकिन जब प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज लीड लैग होते हैं क्या, नहीं, मतलब जिस डायरेक्शन में आप करंट का फेजर ड्रॉ करते हो उसी डायरेक्शन में आप वोल्टेज का भी करते हो, तो एंगल कितना, व्हाट इज कॉस 0 1, इसके लिए हम लिखते ही नहीं है इसको, रियलिटी इज कि अभी तक जो आप सीख रहे हो V इंटू आई, ये हाफ ट्रूथ है, कंप्लीट ट्रूथ इज दिस, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में एंगल 0 होता है, तो दैट इज हम नहीं लिखते इसको, तो ऐसा है। अब और एक चीज सोचना है कि पावर ड्रॉन हमें दिया है रेजिस्टेंस और आंसर में भी है रेजिस्टेंस, मतलब हमको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो या तो आई स्क्वायर आर लिखो या तो फिर वी स्क्वायर बाय आर लिखो, दोनों में से एक तो चाहिए, तो फिलहाल दोनों लिख के रखते हैं। ये हो गया केस 1। केस 2, केस 2 में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या है, रेजिस्टेंस एंड व्हाट, क्या बोला है, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, इन सीरीज। इस केस में व्हाट विल बी पावर P डैश, क्या आएगा, क्या आएगा, आई स्क्वायर आर कॉस ऑफ 5, करेक्ट। इस केस में भी 3 मिलेगा ना आपको, देखो अच्छे से समझ लो, पावर इज वी आई या फिर पावर इज आई स्क्वायर आर या फिर पावर इज वी स्क्वायर बाय आर, यही सेम, सिर्फ यहाँ पे वी आई कॉस ऑफ 5 या फिर आई स्क्वायर आर की जगह पे क्या, आई स्क्वायर आर की जगह पे क्या, क्या लिखोगे जेड, बिकॉज दिस सर्किट इज एसी, तो आई स्क्वायर जेड, आई स्क्वायर जेड कॉस ऑफ 5,
राइट, या फिर v स्क्वायर मतलब e स्क्वायर, r की जगह पे z cos ऑफ phi, सेम vi i स्क्वायर r i स्क्वायर z, v स्क्वायर बाय r e स्क्वायर बाय z cos phi cos phi cos phi। तो ये पता होना चाहिए। देन तो एक काम करो, दोनों सेम रखो, या तो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे होना चाहिए। आई स्क्वायर आर चलेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। लिख देते हैं इसको आई स्क्वायर जेड कॉस ऑफ फाइव, करेक्ट। इसके आगे क्या करेंगे? क्या पूछा है हमको? हमको बोला है सेकंड केस में पावर ड्रॉन कितना, पहले केस में पावर ड्रॉन और सेकंड केस में पावर ड्रॉन, यू कैन कंपेयर करो, सॉल्व करो। What is cos phi from impedance triangle? What is cos phi? R by Z, R by Z, R by Z, R by Z। तीन ऑप्शन में R by Z है, एक में रूट है, एक में 1 है, एक में पावर 2 है। तो थिंक इन दिस केस कि कैसे आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू, व्हाट इज आई स्क्वायर की वैल्यू, व्हाट इज आई स्क्वायर हियर, व्हाट इज आई, व्हाट इज आई, यू आर सेइंग आई जेड बाय आर, तो वहीं से तो वी स्क्वायर बाय आर आया ना। आई स्क्वायर आर, आई इज वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और आर, तो वी स्क्वायर बाय आर तो वहीं से आता है। गुड, तो व्हाट विल यू डू, what will you do in this case? I square into z is the power of first case। ठीक है, ये पावर आ गया, ओके, दिस इज पावर। तो यू आर सेइंग कि पावर cos phi, what is cos phi? r by z, तो p into r by z, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू यू, you should get, what you should get is ऑप्शन नंबर बी। अब ये यहाँ पे हमको ऑप्शन में 14th क्वेश्चन में आंसर दिया है डी, आंसर की में, तो क्यों आंसर डी आना चाहिए और क्यों नहीं आंसर बी आना चाहिए? आर बाय जेड स्क्वायर कैसे आएगा? हाउ विल यू गेट आर बाय जेड स्क्वायर? AC circuit, look, so do you have an answer to this? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ऑल गुड, वी स्क्वायर बाय आर सही है, इट इज वी स्क्वायर बाय आर। वहां पे एसी सर्किट जब आए ना, तो बेटर हमेशा फॉलो करो इसका बेसिक फॉर्मूला। क्या था बेसिक फॉर्मूला? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाइव, राइट। वी आर एम एस इज वी आर एम एस, आई आर एम एस इज वी आर एम एस upon z, good, cos phi was r by z, r by z, so somewhere you are coming close to the answer, r vrms का square upon z का square into r, correct। then हो गया ना, done, it is in front of your eyes। ये देखो, ये इधर देखो, v स्क्वायर बाय r क्या है? p है। यहाँ पे v rms मतलब क्या v स्क्वायर, v rms मतलब v स्क्वायर बाय z स्क्वायर और r। हमें क्या चाहिए? v स्क्वायर बाय r, क्या चाहिए? बाय r। वहां पे है क्या बाय r? नहीं है, एडजस्ट करना है, नहीं है तो लाओ, नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r, करेक्ट। r नहीं था, r था के नीचे नहीं था, फिर नहीं था तो क्या किया हमने? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किससे? r से। तो क्या किया यहाँ पे? r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ये बन गया क्या? v स्क्वायर बाय r बन गया, v स्क्वायर बाय r, और ये क्या है? r अपॉन z का
स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। व्हाट इज v स्क्वायर बाय r? p। तो आंसर क्या आएगा? p इंटू r बाय z का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके लिए ऑल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यूज दिस वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो cos phi is r by z, IRMS is VRMS by z, तो VRMS square by z square equal to into r multiplied divided by r, just adjust one term हो गया p into r by z का square। गुड। अगला क्वेश्चन। A coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm। मतलब आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL और R दोनों वैल्यू दी है। It is placed in series with a condenser of capacitive reactance 25 ohm। मतलब तीनों हो गए, रेजिस्टेंस भी हो गया, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है, कैपेसिटेंस भी है। The combination is then connected to an AC source of 110 volt. The power dissipated, power factor, not power dissipated, power factor. Do you remember power factor? Cos phi. What is this? R by Z। Very good. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। What is Z? What is Z? Under root of R square plus XL minus XC का square। What is R? कितना? 8 ओम। 8 ओम का 8 का स्क्वायर। XL कितना? 31। C XC कितना? 25। It is a joke. क्यों? You know this is 6. 6 square plus 8 square is 10 square। 10 square का रूट is 100। 100 का रूट 10 होता है। 64 प्लस 6 स्क्वायर मतलब 36, मतलब रूट ऑफ 100 मतलब कितना? 10। राइट। तो पावर फैक्टर cos phi is r by z। r कितना था? 8। ये कितना है? 10। 8 by 10 कितना है? 0.8। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन था, सिर्फ पता होना चाहिए पावर फैक्टर क्या है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट RLC मतलब LCR and an AC voltage source are all connected in series। मतलब सीरीज में LC and R है। When L is removed, LCR में से L निकाल दिया तो क्या बचा? C and R। C and R रहा तो कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा, EMF लैग करेगा। गुड। When L is removed from the circuit, the phase difference between voltage and current is pi by 3। Right? So who is leading current? Who is lagging EMF? कितने से? pi by 3। If instead LCR में से L की जगह पे C निकाल दिया तो क्या बचा? L and R। तो कौन लीड करेगा? EMF। If C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3। The power factor of the circuit is 1। 1 Q1 power factor is cos of phi। राइट। तो एक चीज याद रखना, मिस्टेक नंबर 1, नॉर्मली क्या होता है? cos phi मतलब cos of pi by 3 डायरेक्टली। cos pi by 3 हो गया हाफ, वो पावर फैक्टर नहीं है। राइट। तो याद रखना पावर फैक्टर हमेशा होता है R by Z। तो ये चीज याद रखना, मैंने पहले ही बताया था पावर फैक्टर क्या होता है। पाई cos phi लिखते हो लेकिन क्या होता है? R by Z। करेक्ट? यहां तक क्लियर? अब Z क्या होता है?
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सही है, गुड। देन क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा, पहले क्या निकाला, एल, तो फेज डिफरेंस कितना था, पाई बाई 3। फिर क्या निकाला, सी, फिर भी फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 3। ये कब होता है पता है, एट रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी आ गया तो ये याद रखना, इफ एल इज रिमूव्ड देन फेज डिफरेंस कितना, पाई बाई 3। फेज डिफरेंस इज पाई बाई 3 and if c is removed, then phase difference is again pi by 3, is again pi by 3. It implies, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि XL इक्वल टू XC है। क्योंकि याद रखो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर किसको लीड करवाता है, ईएमएफ को। कैपेसिटर क्या करता है, किसको लीड करवाता है, करंट को। मतलब ईएमएफ को क्या करवाता है, लैग। इंडक्टर था उसने पाई बाई 3 से लीड करवा दिया, कैपेसिटर था उसने पाई बाई 3 से लैग करवा दिया, राइट। तो इसका मतलब दोनों केसेस में रिएक्टेंस की वैल्यू है सेम, जितना इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर ऐसा बोला होता कि पहले केस में पाई बाई 2, दूसरे केस में पाई बाई 3, फिर सेम नहीं लिख सकते। तो सेम कब लिख सकते हो, व्हेन इन बोथ द केसेस यू हैव एग्जैक्टली द सेम फेज डिफरेंस। अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी है तो सिंपल, ये क्या आएगा, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी गया, दोनों कैंसिल हो गए। तो आर अपॉन आर कितना, 1। तो व्हाट इज पावर फैक्टर, 1। एंड व्हाट इज नॉट पावर फैक्टर, हाफ। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बाय रूल दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, an inductor 20 millihenry, capacitor 50 microfarad and a resistor 40 ohm are connected in series across a source of EMF V equal to 10 sin 340t. The power loss in the circuit is, power loss या फिर power consume सेम फॉर्मूला है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इज द सेम थिंग। तो आप लिख सकते हो या तो वही VRMS IRMS cos phi, या फिर लिख सकते हो IRMS स्क्वायर, I स्क्वायर R, IRMS स्क्वायर Z cos of phi, करेक्ट, सेम थिंग है, यू कैन राइट द सेम, IRMS स्क्वायर Z, what is cos phi, right? So this is one way of doing, other way is also there. So you can solve this by two different formulas, 2 3 जो भी होगा वो। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, VRMS IRMS cos of phi, सपोज ऐसा लिखा। VRMS पता है क्या, पता है क्या है बताओ, ये होता है पीक वैल्यू बाय √2 इज RMS। तो मिल जाएगा IRMS फाइंड कर सकते हो, IRMS इज V अपॉन Z, मतलब ये भी मिल सकता है, cos phi मिल सकता है व्हाट इज cos phi, R/Z। तो 3 मेथड है टोटल सॉल्व करने के लिए, 2 मैंने बताए, तीसरा भी फॉर्मूला है, यू कैन अप्लाई। तो एक काम करो, अब इस केस में करके देखते हैं। पहले VRMS फाइंड कर लेते हैं। VRMS इज पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू बाय √2, मैक्सिमम वैल्यू इज 10 बाय √2। IRMS, व्हाट इज IRMS, V कौन सा VRMS अपॉन Z, व्हाट इज VRMS,
10 by root 2. What is z? Under root of r square plus xl minus xc का square. What is r square? What is r? 40. 40. तो निकाल लेते हैं यहाँ पे r square प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर. r तो पता है 40, xl xc पता है नहीं पता. क्यों? क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, तो पहले वो फाइंड करो. कैसे फाइंड करते हो? xl ओमेगा l. ओमेगा क्या आता है? ये 340. ओमेगा इज 340. 340 into l. What is l? What is l? 20 milli Henry. 20 मिली मतलब 10 पावर माइनस 3. What is this? ये 0 और 0 10 पावर 2 और ये 10 पावर माइनस 3. तो 10 पावर 2 और माइनस 3 कितना? माइनस 1. 34 इंटू 2 68. तो 6.8. तो एक्सएल मिल गया 6.8. Now similarly you can find out what is xc. What is xc? 1 upon omega c. 1 upon omega c. What is c? What is the value of c? 50 microfarad. 50 माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6. इसमें से ये 2 और एक माइनस 6 कितना बचा? माइनस 4. माइनस 4 ऊपर गया प्लस 4 मतलब 100 इंटू 100 अपॉन 34 इंटू 5. 1 जा एंड 20 जा 10 जा 17 जा. तो कितना आ गया? 1000 बाई 17. ये मिल गया आपको xc. फिर अभी मिल जाएगा आपको z. z इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर. r कितना था? 40. 40 का स्क्वायर कितना? 1600 प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर. व्हाट वाज xl? 6.8. 6.8. What is 1000 by 17? What is 1000 by 17? What is 17 5s? What is 17 5s? 17 5s? 85. 17 50s? 850. What is 17 6s? 102. 102. 1000 by 17. roughly 60. approximately 60 है. approximately मैं approximately बता रहा हूँ 60 है. करेक्ट. xl कितना है? 6.8. xc कितना है? 60. तो what is 6.8 minus 60? roughly 6.8 minus 60. 61 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? approximately बताओ कितना कितना कितना? 7 माइनस कर लो. 60 माइनस 7 कितना होता है? कैलकुलेशंस थोड़े से फास्ट करने पड़ेंगे. रिमेंबर एक्सेल कितना था? 6.8. एक्सी कितना आया? 60. हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें हमें एग्जैक्ट आंसर की जरूरत मोर और लेस नहीं होती. बहुत बार यहाँ पे भी देखोगे तो गुड अमाउंट ऑफ डिफरेंस 0.51, 67, 76 एंड 89. तो रफली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली. तो मैंने यहाँ पे 60 ले लिया और एक्सेल कितना था? 6.8. 6.8 था ना बराबर? यस. तो अब 6.8 में से आप 60 माइनस करो, या फिर 61 में से 7 माइनस करके माइनस साइन दे दो, तो माइनस 54. माइनस 54 का स्क्वायर आएगा प्लस 54 का स्क्वायर. 54 को 55 मान लेना. क्यों मान लेना? क्योंकि 55 का स्क्वायर फाइंड करना ज्यादा सिंपल है. कितना होता है? कितना होता है? 3025. तो ये स्क्वायर कितना आ गया? 40 का स्क्वायर कितना आ गया? 1600. ये कितना आ गया? 3025. कितना आ गया टोटल? 4625. व्हाट इज द नियरेस्ट
नियरेस्ट स्क्वायर 4900, 4900 मतलब ये आ जाएगा रफली रफली 70। तो कैलकुलेशन तो आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, लेकिन सीख लो कि ऐसा करते हैं, यू नीड टू नो दिस। इससे क्या मिल गया, क्या मिल गया हमको, z मिल गया। हमें z क्या चाहिए था यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इफ यू रिमेंबर हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, पावर। पावर क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। हम क्या कर रहे थे, वी आर एम एस तो हमको मिल गया, आई आर एम एस फाइंड करने के लिए हमको चाहिए इम्पेडेंस। इम्पेडेंस की वैल्यू मिल गई, कितनी आ गई 70, तो ये आ गई 70, कैंसिल एंड कैंसिल, तो 1/7 √2, ये क्या मिल गया आई आर एम एस। वी आर एम एस हो गया, आई आर एम एस हो गया, और क्या चाहिए cos ऑफ फाई। व्हाट इज cos ऑफ फाई, r by z। what is r 40, what is z 70, that is 4/7। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, p इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos ऑफ फाई। वी आर एम एस कितना 10/√2, आई आर एम एस कितना 1/7 √2, ये कितना 4/7। तो ये आ गया आपका 40/7 into 7 49, 49 into 2 7 into 7 49, √2 into √2 2, 49 into 2 98, तो 40/98। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट आपको करना है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, पक्का आंसर इज लेस देन 1 है। क्या हमारे पास लेस देन 1, ओ सबके सब लेस देन 1 है, राइट। तो रिमेंबर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमको ये हाफ डन छोड़ना पड़ेगा, ओनली लेफ्ट इज कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कौन करेगा, डन।